पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। हम लोगों के दैनिक जीवन में क्या होता है, हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहता है। उदाहरण के लिए दूध से दही का बनना, दूध का फटना, आर्द्र वायु में लोहे के सामान को खुला छोड़ देने पर उस पर जंग लगना। देखते हैं हम लोग क्या, कभी कभी दूध, अभी गर्मी का दिन है, बाहर रख दिए और उबाल कर रखे और शाम तक में उबालते हैं तो फिर देख रहे हैं दूध फट गया। दूध को हम लोग जमाते हैं दही में, है ना, तो हम लोग देखते हैं कि दूध में जोरन डाल के जमाएंगे तो दही जम जाता है। तो इस तरह से हमारा कभी कभी देखते होगे तुम अपने आसपास में लोहा का गेट है तुम्हारे घर में तो उसमें जंग लग जाता है ना। तो यह सब रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। ठीक है। अच्छा, चावल से भात का बनना, हमारे शरीर में भोजन का पचना आदि ऐसे परिवर्तन है जिससे मूल पदार्थ अपने गुण एवं पहचान खो देते हैं। मूल पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन होते हैं। पूर्व की कक्षा में हम लोग रासायनिक परिवर्तन की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। प्रस्तुत अध्याय के अंतर्गत हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं एवं रासायनिक समीकरणों को व्यक्त करने के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अर्थात हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो रसायन का किस प्रकार से परिवर्तन होता है, कैसे अभिक्रिया कर रहा है, तो उस समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ चुके हैं कि दो या अधिक परमाणु परस्पर संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। हम लोग क्या पहले पढ़ चुके हैं, दो या अधिक, मतलब दो या उससे अधिक परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या होता है, क्या चीज का निर्माण करता है, अणु। जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ संयोग करता है तब उसके अणु परमाणु में टूट जाता है। जब बोल रहा है क्या, कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ संयोग करता है तो क्या होता है, उसके अणु परमाणु में टूट जाते हैं और इन्हीं परमाणुओं के पुनर्संगठन से किसी भिन्न पदार्थ के अणु बनते हैं, जिस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इसी अभिक्रिया क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। बोल रहा है यहाँ पे क्या, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ से मिलकर अगर कोई एक ही गुण वाले या अलग एक से दूसरे गुण वाले अगर कोई नया पदार्थ का निर्माण करता है तब उस प्रक्रिया क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, भाग लेता है और नया पदार्थ बनाता है उसको क्या कहते हैं, अभिकारक। जैसे मान लो हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कुछ चीज बना तो क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो कार्बन डाइऑक्साइड को अभिकारक कहेंगे। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ प्रतिफल कहलाते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, रासायनिक अभिक्रिया में जो नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बन गया उसको क्या कहते हैं, प्रतिफल या प्रोडक्ट। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को यदि सूर्य के प्रकाश में रखा जाए, ये दोनों परस्पर क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करता है। जब हम लोग हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिश्रण को क्या करेंगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को यदि सूर्य के प्रकाश में छोड़ देंगे तो क्या होगा, एक नया पदार्थ बनेगा जिसका नाम क्या रहेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। H2 + Cl2 2HCl बनकर तैयार होगा। H2 और Cl2 यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों अभिकारक कहलाते हैं। ये दोनों क्या कहते हैं, अभिकारक। ये दोनों नया पदार्थ है तथा इनसे बना नया पदार्थ HCl प्रतिफल, यानी उसको मिलकर बना पदार्थ क्या हो गया, प्रतिफल हो गया HCl। इसी प्रकार चूना पत्थर को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो हमको उससे क्या मिलेगा, चूना, और साथ में क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी का फॉर्मूला दिया हुआ है CaCO3, जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको हम लोग गर्म किए तो क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको चूना पत्थर भी कहते हैं, और साथ में अलग से निकला क्या उससे, कार्बन डाइऑक्साइड। इस अभिक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट अभिकारक और कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिफल हुआ। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जिससे निकला तो वो हो गया अभिकारक और जो नया पदार्थ बना प्रतिफल हो गया। रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। अब रासायनिक अभिक्रिया के देखेंगे क्रियाविधि किस तरीका से होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणु पहले टूटकर परमाणुओं में परिवर्तित होते
बोला है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों में जो अणु होता है वो पहले टूटकर क्या बनता है, परमाणु में परिवर्तित होता है। फिर ये परमाणु ही आपस में पुनर्संगठित होकर प्रतिफल के अणु बनाते हैं और वही परमाणु आपस में फिर से मिलकर क्या बनता है, तो अणु। इन प्रक्रियाओं में अभिकारक अणुओं के परमाणुओं के बीच के बंधन टूटते हैं और अभिक्रियाओं के फलस्वरूप परमाणुओं के बीच नए बंधन बनते हैं जिससे प्रतिफल के अणुओं का निर्माण होता है। बोल रहा है क्या, इन प्रक्रियाओं में अभिकारक, जो अभिकारक है जिससे मिलकर बन रहा है, वह अभिकारक का अणु आपस में परमाणुओं के बीच क्या होता है, टूटता है और अभिक्रिया के फलस्वरूप परमाणुओं के बीच नया बंधन मतलब नया बॉन्ड बनाता है जिससे फलस्वरूप क्या मिलता है, प्रतिफल, और प्रतिफल के अणुओं का निर्माण भी होता है। अब देखते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। आखिर ये रासायनिक अभिक्रिया हम लोग करते क्यों, इससे हमको क्या फायदा होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। गैस की उत्पत्ति। पहला, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी है जिनमें कोई गैस उत्पन्न होता है। जब हम रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिलता है हमको, गैस। उदाहरण के लिए दानेदार जस्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। हमको अगर हाइड्रोजन गैस की जरूरत है तो हम क्या करेंगे, जस्ता की अभिक्रिया कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो हमको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। एक परख नली में थोड़ा सोडियम कार्बोनेट लेकर उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत है तो सोडियम कार्बोनेट और उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल देंगे तो हमारा नया एक उत्पाद मिलेगा जिसको बाय प्रोडक्ट भी कह सकते हैं या कह सकते हैं प्रतिफल। जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है। अवक्षेप क्या है, ठोस पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन में से पृथक हो जाता है। जो क्या होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उस विलयन में से क्या होगा, पृथक मतलब अलग हो जाएगा। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, जलीय विलयन मतलब जल के साथ मिल जाएंगे उसको, में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालेंगे, उसी में क्या डालेंगे, सिल्वर नाइट्रेट, तो हमको क्या मिलेगा, सिल्वर क्लोराइड, जो किस तरह रहेगा, जैसे दही जमा हो रहता है उस तरह का सफेद अवक्षेप ऊपर में फेन की तरह रहेगा हमारा। अच्छा, बोरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनता है। जब बोरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में हम क्या डालेंगे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तो हमको क्या मिलेगा, बोरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप। अब हम लोग देखते हैं रंग में परिवर्तन। ये था अवक्षेप। बोल रहे कुछ रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के रंग में भी परिवर्तन होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, पदार्थों के रंग में भी परिवर्तन होगा। उदाहरण के लिए पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस निचोड़ने पर विलयन का बैंगनी रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है। बोल रहा है यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट में जिसका रंग कैसा है, बैंगनी रंग, उस विलयन में थोड़ा थोड़ा मात्रा में अगर नींबू का रस डालेंगे तो क्या होगा, उसका रंग बैंगनी रंग धीरे धीरे गायब हो जाएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन का रंग नारंगी होता है। यदि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाए तो विलयन का रंग नारंगी से हरा हो जाता है। बोल रहा है पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है, नारंगी। यदि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम सिर्फ प्रवाहित करें मतलब देंगे तो वह विलयन का रंग नारंगी से कैसा हो जाएगा, हरा। अब है ताप में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए यदि कली चूना के एक ढेले पर जल गिराया जाए तो पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। बोल रहा है कली चूना अगर उसके एक ढेले पर हम जल डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है। तुम लोग देखे होंगे घर में चूना का पत्थर कुचारा के लिए आता है, हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं, तो कली चूना हुआ, उसमें हम अगर पानी डालते हैं या पानी में उसको डालते हैं तो देखते हैं कि वह खौलने लगता है, भाप निकलता है, जिस बर्तन में रखते बर्तन गर्म हो गया, दैट मीन्स उसमें उत्पन्न निकला, जिससे अभिक्रिया मिश्रण का ताप बहुत बढ़ जाता है और उसके बाद क्या होता है, जो चीज मिल रहा है उससे हमारा उसमें अभिक्रिया का मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। अतः यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी, अर्थात वो ऊष्मा दिया।
इसके विपरीत एक परखनली में थोड़ा अमोनियम क्लोराइड लेकर उसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालने पर अभिक्रिया के फलस्वरूप बेरियम क्लोराइड अमोनियम जल बनते हैं। इस अभिक्रिया में अभिक्रिया मिश्रण का ताप घट जाता है, जिससे परखनली को स्पर्श करने पर ठंडक महसूस होती है, अतः यह अभिक्रिया ऊष्माशोषी कहलाता है। अब यहाँ बोल रहा है क्या कि अगर अमोनियम क्लोराइड को लेते हैं मान लो, है ना, और उसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड का विलयन उसमें डालते हैं, है ना, तो क्या देखेंगे कि थोड़ी देर बाद अभिक्रिया करने के बाद मिश्रण जिस बर्तन में है उस परखनली का या उस बर्तन का टेम्परेचर घटने लग गया या वो ठंडा होने लगा। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? ऊष्माशोषी, अर्थात उसमें ऊष्मा का घटाव हुआ, यानी ऊष्मा खत्म हुआ। अब है अवस्था में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप पदार्थों की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए मोमबत्ती को जलाने पर मोम का कुछ भाग द्रवित होकर नीचे गिरता है और कुछ भाग वाष्प होकर परिवर्तित हो जाता है, जलता है। अतः मोमबत्ती के जलने पर ठोस मोम द्रव्य और गैस में परिवर्तित होता है। मोमबत्ती का मोम जलकर कार्बन डाइऑक्साइड का और जल में परिवर्तित हो जाता है। क्या बोल रहा है यहाँ पे? देखते हो तुम लोग मोमबत्ती को जब जलाते हैं तो कुछ मोमबत्ती देखोगे नीचे गिर रहा है और कुछ मोमबत्ती वाष्प बनकर ऊपर निकलता है, तो ईंधन के रूप में हमारा जलते जाता है। ठीक है, यही बात यहाँ बोल रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। सभी रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक समीकरणों के रूप में निरूपित हो जाती है। जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया वो रासायनिक समीकरण के रूप में क्या होता है? निरूपित होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिकारकों और प्रतिफलों को प्रदर्शित करने के लिए पदार्थ के संकेत एवं सूत्रों का व्यवस्थित करना पड़ता है। अगर मान लो किसी भी रसायन को, मान लो हम अभिक्रिया करा रहे हैं, लेकिन उसके सूत्र को निकालना होगा। सूत्र में क्या देना होगा? उसका संकेत। ये नहीं कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिख दिए, क्लोरीन तो क्लोरीन लिख दिए, उससे पता नहीं चल पा रहा है कि वो 1 में है या 2 में है या 3 में है। अगर संकेत में लिखेंगे तो हमको पता चलेगा कि हाइड्रोजन H2 लिख दिए तो हमको पता चल रहा है कि उसका एक अणु है ना, इस तरह से। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रखने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। इस अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा निम्नांकित रूप से निरूपित किया जाता है। बोल रहा है यहाँ पे, उदाहरण के लिए देखते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिश्रण को अगर हम लोग बनाते हैं और सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो क्या बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो H2 और Cl2 यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों को मिलाएंगे, हमको क्या प्रतिफल मिलेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड 2HCl। रासायनिक समीकरण लिखने का नियम, आखिर इसको लिखा कैसे जाएगा? रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना पड़ता है। पहला, अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाएं ओर लिखा जाता है। मतलब उसका जो प्रतिफल है, जो अनुसूत्र लिखाएगा वो कहाँ लिखाएगा? उसके बाएं तरफ। अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेत या अनुसूत्र के पदों को समीकरण के किधर लिखा जाएगा? बाईं तरफ। अभिकारकों के सूत्र के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। धन चिन्ह मतलब प्लस का। अभिकारकों के प्रतिफलों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। अभिक्रिया के जो प्रतिफल होगा उनको संकेत को अनुसूत्र के पदों को समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। प्रतिफल के सूत्र के माध्यम से धन चिन्ह दिया जाता है। प्रतिफल के सूत्र के माध्यम से क्या दिया गया? उसमें धन चिन्ह। अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह द्वारा अलग प्रदर्शित किया जाता है। यह तीर चिन्ह यह दिखाता है कि अभिक्रिया किस दिशा की तरफ हो रही है। इस रासायनिक समीकरण में A और B अभिकारक है, जबकि C और D प्रतिफल है। तीर चिन्ह यह बताता है कि A और B अभिक्रिया के फलस्वरूप C और D बन रहा है। इसको इस तरह समझाया है, जैसे मान लो यहाँ पे H2 है प्लस Cl2 और क्या बना? 2HCl। ये हमारा क्या है? हाइड्रोजन। और ये क्या है? क्लोरीन। और ये क्या है? ये हमारा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो यह हाइड्रोजन क्लोराइड भी कर सकते हैं। तो यह हमारा क्या है? अभिकारक है। ये दोनों अभिकारक है जो अभिक्रिया के किधर लिखा हुआ है? बाईं तरफ।
ठीक है। और ये हमारा क्या है, प्रतिफल। प्रतिफल है, तो ये मेरा किधर लिखा हुआ है, दाईं तरफ, इसका दाईं तरफ हो गई है। तो इस तरह से हमारा अभिक्रिया जो हो रहा है, देखो, तो ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको कह दो हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड हमारा बना, हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बना, ये हमारा क्या है, अभिकारक है, अभिकारक। जिससे मिलकर बनेगा तो क्या कहेंगे, अभिकारक। और जो बनकर रेडी होगा उसका क्या नाम होगा, प्रतिफल। इसी को यहाँ पे दर्शाया गया है, A+B अभिक्रिया करके क्या बना, C+B। तो ये हो गया मेरा अभिकारक और ये मेरा हो गया प्रतिफल जो तैयार हुआ, है ना। तो इस तरह से पूरा हमारा जो रासायनिक समीकरण है ये बनेगा। आपको क्या करना है, यहीं तक पढ़ना है, इसको रेडी कर लेना है और रेडी करके इस पे जो क्वेश्चन रहेगा उसको आप उस लेसन से बनाएंगे और जो भी इसमें दिया हुआ है उसको आप याद करेंगे। ओके, तुमको इस केमिस्ट्री और भूगोल के अलावा तुमको इंग्लिश का भी आज वीडियो भेजा जा रहा है, ठीक है। तो उस वीडियो को आपको क्या करना है, देखना है, समझना है, सुनना है। उसमें कुछ कुछ वर्ड की मीनिंग बताया जा रहा है, उस मीनिंग को आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है। ऐसे उसका टेक्स्ट हम लोग भेजेंगे, फिर भी जब बताया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, उस दिन आपको सुनकर भी लिखना है और याद भी करना है, ठीक है। और तुम लोग जो पढ़ाई कर रहे हो सभी पढ़ नहीं रहे हो, सिर्फ वीडियो देख के छोड़ दे रहे हो। अभी तक हमारा जितना भी तुम लोग सब्सक्राइबर जो भी कर रहे हो, दिख रहा है नहीं कि तुम लोग सब पढ़ रहे हो। हम यहाँ से सबको देख रहे हैं, कौन प्रेजेंट है, कौन कितना देर वीडियो खोला, ठीक है। इसलिए तुम लोग ये सोच रहे हो कि नहीं सर हम तो नहीं देख रहे थे, हम लिखे थे, हम खोले थे, ये नहीं करो, है ना। करना क्या, पढ़ना है। ये मैं सोचना कि घर में हम बैठे रहेंगे और पढ़ेंगे नहीं, काम चल जाएगा। गार्जियन तुम्हारा तुमको ठग नहीं रहा है, सब गार्जियन भी घर में बैठ के देख रहे हैं कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। कोई कोई क्या कर रहे हैं, घर में रात में 11 बजे 12 बजे रात तक पढ़ रहे हैं, झूठ मूठ का। 11 बजे रात तक पढ़ने का, 12 बजे रात तक पढ़ने का कोई टास्क इतना बड़ा तो मिल नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा, आप लोग कुछ मैसेज मिलेगा, आपको क्या करना है, उसको करना है। हम सबको लिख कर भेजेंगे प्रारूप लेने के लिए, ओके। तो आपका बना के देंगे कि कैसे कैसे कौन कौन कितने दिन में आएंगे, उनको अपना आना है और उनको प्रारूप ले जाना है, ओके।